नमस्कार साथियों। केवीएस और एनवीएस की कंबाइंड वैकेंसीज आ चुकी हैं। आपने ढेर सारी वीडियोस भी देख ली होंगी एग्ज़ाम पैटर्न पर, मोड ऑफ एग्ज़ाम पर, और भी कई जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। मगर ये वीडियो कुछ खास है। इस वीडियो में हम सिलेबस का एनालिसिस करेंगे और सबसे पहले उसके बाद सोर्सेज देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ से कवर की जा सकती है। अगर कोई और अच्छा सोर्स बाद में मिलता है तो हम आपसे उसे ज़रूर शेयर करेंगे। वैसे टीयर 1 की जो तैयारी है अब आप अलग अलग चैनलों से कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे वेरियस चैनल अवेलेबल हैं जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं और रीजनिंग की अच्छी तैयारी कर देते हैं। आपको जो चैनल जो टीचर पसंद आता हो उससे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब इसमें पेडागोजी सेक्शन नहीं है। फिर भी मैं टीयर 1 के वीकली टेस्ट आपके लिए लेकर आऊँगा आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए, जो पूरी तरह से सीबीएसई के पैटर्न पर बेस्ड रहेंगे। यदि आप टीयर 1 के पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या स्तर रहेगा, तो सबसे पहले आप केवीएस और एनवीएस की जो पिछली भर्ती हुई है उसका पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 1 में कंप्यूटर लिटरेसी, रीजनिंग एबिलिटी, ये सारी चीज़ें और जनरल नॉलेज, ये पार्ट 1 में पहले भी केवीएस एनवीएस में आता रहा है और आई होप उसी स्तर के क्वेश्चंस अभी भी आने वाले हैं। आप लास्ट वैकेंसीज़ के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं एसी से लेके जेएसए तक, उन सारी वैकेंसीज़ में जो जनरल पार्ट है, स्पेशली जिसमें रीजनिंग, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको देखने को मिली है। इवन इंग्लिश, हिंदी हर एग्ज़ाम में आई है। आप उसका लेवल देखिए और उसी के स्तर पर आप इसकी तैयारी करिए। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको किस स्तर का पढ़ना है। मेरे ख्याल से अगर आप वीकली 2 से 3 DSSB PRT के या फिर DSSB के किसी भी एग्ज़ाम के पार्ट 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करते रहेंगे, केवल पार्ट 1 को सॉल्व करना है अगर आपको, तो इससे आप DSSB PRT की भी तैयारी करते जा रहे हैं, साथ ही साथ अभी केवीएस के टीयर 1 की तैयारी करते जा रहे हैं। अगर आपको कोई कहता है कि नहीं DSSB के क्वेश्चंस का पैटर्न अलग होता है और ये सारी, तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें बेबुनियाद हैं। एक्चुअल में बेस सब में सेम ही होता है और प्रश्नों का थोड़ा सा रवैया, प्रश्नों का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, बट फिर भी बेसिक्स सबके सेम होते हैं। ये मैं गारंटी देता हूँ, जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगाएंगे एग्ज़ाम के पहले उतना ज़्यादा आपका स्कोर रहेगा। चाहे आप एसएससी के भी टेस्ट लगाएं, चाहे DSSB के टेस्ट लगाएं, चाहे केवीएस के PYQ लगाएं, बट आप टेस्ट लगाइए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे आपका स्कोर बढ़ने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। आप पैटर्न की चिंता पहले मत करिए, पहले आप बेसिक्स की चिंता करिए। अब बात करते हैं टीयर 2 के सिलेबस की। काफ़ी वास्ट सिलेबस है लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम लाइन बाई लाइन सिलेबस का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले जो टीयर 2 है उसमें आपको पता है कि 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं और 10 जो है 4 मार्कर क्वेश्चंस आने हैं। और मेरे हिसाब से ये किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल यहाँ से आएँ या फिर फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स ही सारे आ जाएंगे। हर पार्ट से कोई ना कोई क्वेश्चंस आने की चांसेस हैं, क्योंकि अभी तक हमारे लिए इससे संबंधित कोई भी मॉक टेस्ट या फिर सैम्पल पेपर प्राप्त नहीं हुआ है। सबसे पहले आते हैं कॉम्प्रीहेंशन पर। कॉम्प्रीहेंशन में 3 और 4 अनसीन पैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट जॉनरेज, प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, साइंटिफिक एंड लिटरेरी एक्सट्रैक्ट्स। आपके हिसाब से ये कहाँ से पढ़ना चाहिए? अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं इनको सीबीएसई के सबसे पहले, हाँ उसके अलावा और दूसरे सोर्सेज भी ढूंढता, लेकिन सीबीएसई के जो 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उनमें एक अनसीन पैसेज ज़रूर आता है। सबसे पहले तो मैं ये देखता कि सीबीएसई किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस जो अनसीन पैसेज से पूछता है, कहाँ से उठाता है, किस तरह के उठाता है। तो जब आप ये पढ़ेंगे तब आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि न्यूज़पेपर में भी हमें किस तरह के आर्टिकल्स पढ़ने हैं ताकि हमारा कॉम्प्रीहेंशन जो है वो अच्छा हो और इसके अलावा राइटिंग एबिलिटी भी अच्छी हो। क्वेश्चंस विल टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन, inference means conclusion. Drawing the conclusion is called inference. Vocabulary, tone, rhetorical devices and logical sequences. रिटोरिकल डिवाइसेस क्या होते हैं? लिटरेरी डिवाइस सुने होंगे, जैसे आपने हिंदी में अलंकार सुने होंगे, वैसे ही इंग्लिश में होती हैं लिटरेरी डिवाइसेस।
और अगर जैसे हिंदी में अलंकार होती है वैसे इंग्लिश में होती हैं लिटरेरी डिवाइसेस, उन्हीं का सबसेट है रिटोरिकल डिवाइसेस। एक तरह से है ना कि जो लेखक है वो अपनी बात को किस तरह से पहुंचा रहा है ताकि लोगों के जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, उसके मन में ये चीज़ घर कर जाए। इसके लिए कुछ तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं, वही रिटोरिकल डिवाइसेस होती हैं। हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बाद की वीडियोज़ में। और लॉजिकल सीक्वेंसिंग, अगर आप 10th 11th 12th CBSE का करिकुलम देखेंगे तो अनसीन पैसेज में आपको ज्यों की त्यों यही बात लिखी हुई मिल जाएगी। वो 11th 12th इवन 10th और 9th के स्टूडेंट से भी यही चीज़ चाहते हैं कि वो इसका एनालिसिस कर पाएँ, कम से कम इस योग्य बने कि कॉम्प्रीहेंड कर पाएँ, कंक्लूजन निकाल पाएँ, वोकेबलरी अच्छी हो और लॉजिकल सीक्वेंसिंग कर पाएँ। जब वो 10th 12th के स्टूडेंट से यही चाहते हैं और आपसे भी यही चाहते हैं तो इसका मतलब है जो पैसेज होंगे अनसीन पैसेज, उनमें भी बहुत हद तक आपको सिमिलरिटी देखने के लिए मिलेगी जो 10th 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में आते हैं और आपके Tier 2 के PRT के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप CBSE का 2024-25 के पेपर जो है, 23 के पेपर जो है, उनको एक बार अनसीन पैसेज को देखें कि किस तरह के अनसीन पैसेज आते हैं। अब बात आती है राइटिंग एबिलिटी पर, जिसमें आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स देखने को मिल जाएंगे। फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर हैं बिजनेस लेटर्स, जॉब एप्लीकेशंस, लेटर्स टू एडिटर्स, कंप्लेंट्स। ये सारे लेटर्स जो हैं ये फॉर्मल के अंदर आते हैं और इसके बाद जो पर्सनल लेटर्स हैं वो इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर आते हैं। अगर आप क्लास 9th में आएंगे, CBSE क्लास 9th में, CBSE क्लास 9th से ही फॉर्मल लेटर्स इनफॉर्मल लेटर्स आना शुरू हो जाते हैं। 9th में रहते हैं इनफॉर्मल लेटर्स, उसके बाद फॉर्मल लेटर्स जो है बच्चे लिखना शुरू कर जाते हैं। और 10th क्लास में बोर्ड जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी इसी तरह के लेटर्स आते हैं। अगर आपको यहाँ से प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करेंगे आप? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप यदि आपके पास ओसवाल के सेट अवेलेबल हों, कहीं से फ्री अवेलेबल हो जाएँ तो अच्छी बात है, ना हो तो मैं आपको एक PDF प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें बहुत सारे फॉर्मल लेटर्स होंगे जो स्पेशली 10th बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए PDF होते हैं। आप सेम PDF का यूज़ करके आप भी उनसे फॉर्मल लेटर्स किस तरह से लिखे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आना 100% श्योर है कि आपको एक फॉर्मल या फिर एक इनफॉर्मल लेटर या फिर दोनों लिखने ज़रूर आएगा। तो अगर आप उन PDF को पढ़ते हैं, अगर आप उन कुछ लेटर्स को लिखते हैं, आदत डालते हैं, तो ज़रूर आप इसमें अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। इसके बाद आती है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग मीन्स रिपोर्ट लिखना, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड एनालिटिकल रिपोर्ट्स, नोटिसेस, सर्कुलर्स एंड प्रेस रिलीज। सबसे पहले तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो आप न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स को असली न्यूज़पेपर से, किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू हो गया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इनसे आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स को पढ़िए, एनालिटिकल रिपोर्ट्स को पढ़िए, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस ऑफ इवेंट्स, मतलब इवेंट का फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जहाँ किया गया हो उन चीज़ों को पढ़िए, नोटिसेस, सर्कुलर्स और प्रेस रिलीज़। इसको देखने का सबसे अच्छी वेबसाइट है वो है CBSE की ही वेबसाइट। आप देखिए कि CBSE ने CTET का सर्कुलर निकाला था तो किस तरह से निकाला था, प्रेस रिलीज़ किस तरह से किया था, उसकी लैंग्वेज क्या थी, क्या सिमिलर टाइप की लैंग्वेज आपको एग्ज़ाम में यूज़ करना है? जी हाँ, सिमिलर टाइप की लैंग्वेज आपको यूज़ करना है। आप देखिए कि KVS ने भर्ती का नोटिस कैसे निकाला है, तो आप उस नोटिस की लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। इंग्लिश नोटिस भी आपको मिल जाएगा अखबार में और हिंदी का नोटिस भी मिल जाएगा। एडवर्टीज़मेंट कैसी होती है, ये सारी चीज़ें देखिए। आप सर्कुलर्स देखिए, KVS जब सर्कुलर निकालता है तो उसकी लैंग्वेज क्या होती है ना, उस लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। अगर आपको एक सर्कुलर जो है वो जारी करने के लिए या लिखने के लिए एग्ज़ाम में आ जाए तो आप किस तरह से लिखेंगे, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा और उसकी लैंग्वेज क्या रहेगी, उन दोनों चीज़ों पर हमें फोकस करना है। उसके अलावा कंटेंट पर, इस सब में मैं आपकी हेल्प करूँगा। और सबसे अच्छा तो है आपके लिए ऑफिशियल हेल्प मिलेगी वो CBSE और KVS की ही वेबसाइट से। आप उनके सर्कुलर्स देखा करिएगा वो किस तरह की लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं ग्रामर पर। ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि YouTube से इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो डियर सर चैनल है,
आई होप ये तो सभी जानते हैं इस चैनल के बारे में। मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छे टीचर लगते हैं, और अगर आप चाहें इस चैनल से तैयारी नहीं भी करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनलों की भरमार है। आपको जो पसंद आते हैं, जो टीचर पसंद आते हैं, उनसे आप इन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसको सिंपली आप थोड़ा थोड़ा इसके बेसिक्स को पढ़ सकते हैं। इसके बाद आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैरेललिज्म। पैरेललिज्म क्या होता है, और सेंटेंस कनेक्टर्स, ये सब क्या होते हैं। सबसे पहले तो आती है पैरेललिज्म। मतलब अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो, अगर आप उसमें लिस्ट या कंपैरिजन बताना चाह रहे हो, जहाँ कंपैरिजन यूज़ करना चाह रहे हो, तो आपको सिमिलर ग्रामर स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, शी लाइक्स स्विमिंग टू जॉग एंड बाइक राइडिंग। तो यू कैन सी कि हमने यहाँ जेरेंट का यूज़ किया है, आईएनजी, यहाँ भी आईएनजी यूज़ किया है, बट यहाँ इन्फिनेटिव का यूज़ किया है, टू जॉग। तो यहाँ पैरेललिज्म शो नहीं हो रहा, आप एक सिमिलर ग्रामर स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं कर रहे हैं लिस्ट के फॉर्म में या कंपैरिजन के फॉर्म में। अगर हम कंपैरिजन कर रहे होते दो लोगों का, तो जैसे ही प्रेफर्स रनिंग टू राइड अ बाइक, तो करेक्ट होना चाहिए ही प्रेफर्स रनिंग टू राइडिंग अ बाइक, क्योंकि रनिंग में आईएनजी लगा हुआ है तो राइड में भी आईएनजी लगना चाहिए, है ना। इसी को पैरेललिज्म कहते हैं, सिमिलर ग्रामर स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर यहाँ आगे क्या आता है, इसके बाद आता है सेंटेंस कनेक्टर्स, कंजंक्शंस हो गए, टेंस और उनका किस तरह से यूज़ है, एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होते हैं, टेंस का सीक्वेंस क्या है, रिपोर्टेड स्पीच मीन्स नरेशन, क्लॉजेस, क्लॉजेस जिसमें नाउन क्लॉज आती है, एडजेक्टिव क्लॉज आती है, एडवर्ब क्लॉज आती है। ये भी आप यूट्यूब से इन टॉपिक्स को कर सकते हैं, बहुत मुश्किल टॉपिक्स नहीं है। और सबसे अच्छी बात है जो KVS NCERT ने जो न्यू बुक्स निकाली हैं अप टू 8 तक की, अगर आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारे ग्रामर के टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आप वहाँ से इनकी प्रिपरेशन कर लें तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि उन्हीं से आपको क्वेश्चंस सेम टू सेम ज्यों के त्यों क्वेश्चन उन्हीं बुक्स से उठे मिल जाए। हाँ, चैप्टर के क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ। इवन हाँ, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स में जो सेंटेंसेस होंगे वो हो सकता है सेम टू सेम मिल जाए, ना मिले तो कॉन्सेप्ट्स तो सेम ही मिलेंगे, सिमिलर टाइप के सेंटेंसेस हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज के साथ आपको मिल जाए। तो अगर ये टॉपिक अगर आप यूट्यूब वीडियो से तैयार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो थोड़ी टाइम टेकिंग होती हैं, तो फिर आप इनको NCERT बुक से तैयार करिए। इसके बाद आती है कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स जैसे आर्टिकल्स में, प्रीपोजिशंस में, मोडिफायर्स। मोडिफायर क्या क्या होते हैं, मोडिफायर या तो एडजेक्टिव हो सकता है या एडवर्ब होता है। मोडिफायर क्या होते हैं, वो जो डिस्क्राइब करें किसी चीज़ को और उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा डिटेल बताएं, वो मोडिफायर होते हैं। जैसे एडजेक्टिव हो सकते हैं, वो एडवर्ब हो सकते हैं। जैसे ही वॉक्स, वो चलता है, कैसे चलता है, क्विकली, तो मोडिफाई कर रहा है ये वर्ब को, है ना, एडवर्ब हुआ ये, तेज चलता है, उसके बारे में और डिटेल बता रहा। जैसे कोई जैकेट है, उस जैकेट की डिटेल बता रहे कि इट इज़ लेदर जैकेट, है ना, या फिर मेड अप ऑफ लेदर, और या ब्लू जैकेट। तो ये जो शब्द है ये एडजेक्टिव है, जैकेट की खासियत बता रहा, मोडिफायर है, जैकेट के बारे में और डिटेल दे रहा है। फिर आती है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मीन्स कुछ शब्द जो है वो एक्स्ट्रा यूज़ कर देना जहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है। जैसे आई पर्सनली मेट विथ हिम, आई पर्सनली मेट विद हिम, तो अब मैंने यहाँ दो वर्ड यूज़ किए, पर्सनली और आई पर्सनली मेड विथ हिम माई सेल्फ, है ना। अगर सेंटेंस में यूज़ करूँ आई पर्सनली मेड विथ हिम माई सेल्फ, तो मैं दो सेंटेंस यूज़ कर रहा हूँ, दो वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ इसमें, माई सेल्फ और पर्सनली। तो दोनों के दोनों वर्ड्स जो हैं उनमें से किसी एक वर्ड जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, वो अननेसेसरी है। या तो मैं यूज़ करूँ आई पर्सनली मेड विद हिम, या फिर मैं कह सकता हूँ आई मेड विद हिम माई सेल्फ। तो दोनों वर्ड्स जो हैं उनमें से एक वर्ड रिडंडेंट है, मीन्स अननेसेसरी है, उस अननेसेसरी वर्ड को हटाना है, उसी को हमें, उसी की जो एक्सरसाइज है वो रिडंडेंसी है। वर्ड ऑर्डर, मतलब वर्ड का क्या ऑर्डर है, मतलब पजल्ड सेंटेंसेस भी आपको आ सकते हैं। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, एरर डिटेक्शन,
सेंटेंस करेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। प्रूफ रीडिंग मीन्स कहीं कोई गलती तो नहीं है, तो फिर इसी तरह के सेंटेंसेस आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं कि इसमें से क्या कोई एरर तो नहीं है, और अगर है तो किस पार्ट में एरर है। जो कॉमन एरर में स्पेशली अगर आप देखें तो एसएससी का पैटर्न होता है, इवन DSSB भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो जैसा हम पहले कह चुके हैं कि अगर आप टियर 1 के पेपर की तैयारी एसएससी या DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से करें, केवल PYQ से, तो इससे मोर देन एनफ आपके टियर 2 की भी तैयारी होती जाएगी। और ये बात मानिए कि अगर आपने टियर 2 की तैयारी पहले से शुरू नहीं की तो आप एग्ज़ाम में बहुत पीछे हो जाएंगे। स्पेशली जिनकी मैथ्स रीजनिंग पहले से अच्छी है, इवन लैंग्वेज अच्छी है, वो टियर 2 पर ही फोकस करिए। टियर 1 इतना मुश्किल नहीं है। 27,000 स्टूडेंट्स को है सेलेक्ट किया जाएगा टियर 2 के लिए, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। 27,000 ज़्यादा से ज़्यादा अभी नंबर ऑफ़ फॉर्म्स हमें पता नहीं कितने फॉर्म डलने वाले हैं, बट फॉर्म डलने के बाद हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कंपटीशन है। बट 27,000 सच अ बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप बहुत ज़्यादा टियर 1 पर फोकस ना भी करें तो भी टियर 1 आपका क्लियर होने के चांसेस हैं, अगर आपके बेसिक्स पहले से स्ट्रॉन्ग है तो। इसलिए आपको टियर 2 पर फोकस करना चाहिए। हिंदी में बहुत सारी नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य की विधाएं, कहानी, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्ट, अपठित गद्यांश और पद्यांश, प्रसिद्ध मुहावरे, लोकोक्तियाँ और बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये लगभग सेम है जो पहले भी आया करती थी। यहाँ जो नया ऐड हुआ है वो है गद्य साहित्य की विधाएं और हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर मेरी माने तो अगर किसी स्टेट बोर्ड की बुक हो, जो स्टेट बोर्ड की बुक्स जिनमें हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कुछ बताएगा, जैसे मध्य प्रदेश जो स्टेट बोर्ड है उसकी 10th 11th की बुक्स में ही हिंदी साहित्य का इतिहास था, गद्य साहित्य की विधाएं, कहानी, निबंध, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी रही रहती थी। अगर आप इतनी बेसिक तैयारी करेंगे, चाहे राजस्थान बोर्ड की बुक से पढ़ लीजिए, चाहे MP बोर्ड की बुक से पढ़ लीजिए, UP बोर्ड की बुक से पढ़ लीजिए, तो इतने से आपकी इस पोर्शन की तैयारी हो जाएगी। बाकी पोर्शन सेम ही है। अगर आप केवल DSSB के PYQ लगाएंगे, अगर आपने DSSB का फॉर्म डाला है तो केवल PYQ लगाने से ये वाला हिस्सा आपका सॉल्व हो जाएगा, ये वाला हिस्सा आपका तैयार हो जाएगा। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस सिलेबस। ये वाला पार्ट जो है इसकी तैयारी आपको थोड़ा सा करनी पड़ेगी। अगर इसमें से भी देखा जाए तो यहाँ तक का जो सिलेबस है वो अप टू 5th ही है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप 5th क्लास तक की बुक्स को उठाएंगे तो आपको यही के यही टॉपिक्स मिल जाएंगे जिसमें बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आने वाले। बट इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो अप टू 10th हैं। अगर आप 10th तक की जो मैथमेटिक्स की बुक है और उसके स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं वो बुक्स में से ही पढ़ लें, NCERT में से ही, तो आपके तैयार हो जाएंगे। और मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप NCERT के अलावा कोई भी रेफरेंस या स्पेशल प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक को पढ़ें। अगर आपने इतना पढ़ा और उसको रिवाइज़ किया, एक और बात मैं बीच में इंटरप्ट करते हुए कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे, कम पढ़िए, उससे ज़्यादा रिवाइज़ करिए और उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आप विश्वास नहीं करेंगे आपका स्कोर कितना ज़्यादा हो जाएगा। इवन आपका बहुत पढ़ने के बाद उतना स्कोर नहीं आएगा जितना उससे थोड़ा सा कम पढ़ने के बजाय प्रैक्टिस ज़्यादा करने से आएगा। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटीज़, नेचुरल रिसोर्सेज, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल impact, life around us, gifts of nature, food, shelter, water, travel, things we make and do, physiological process in plants, animals and human being, weather, climate, landforms of India। तो अगर आप ये देखें तो ये जो द वर्ल्ड अराउंड अस NCERT द्वारा नई बुक्स निकाली गई हैं TWAU, इनमें ये टॉपिक्स आपको सेम टू सेम चैप्टर के नाम ज्यों के त्यों आपको मिल जाएंगे। अगर आप NCERT को ही फॉलो करते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे एग्ज़ाम में। नीचे का हिस्सा देखा जाए, चूँकि मैं KVS में टीचर हूँ, आपको पता है, और एज अ प्राइमरी टीचर आपको योगा के पीरियड भी लेने पड़ सकते हैं, लाइब्रेरी के पीरियड भी लेने पड़ जाते हैं, और आर्ट्स के भी क्लास 1 2 में आपको पीरियड लेने पड़ जाते हैं, क्लास 1st एंड 2nd में आपको आर्ट्स के भी पीरियड लेने पड़ जाते हैं। इसलिए इस बार सिलेबस में मे बी इसी वजह से ये सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं, क्योंकि
शायद केवी भी चाहता है कि उसके पास मल्टी डायमेंशनल टीचर हो जो अलग अलग चीज़ों में अपना नॉलेज रखता हो। फिज़िकल एजुकेशन का पार्ट भी जोड़ा गया क्योंकि क्लास 1-2 में फ़िज़िकल एजुकेशन जो है वो कोई और नहीं देता, प्राइमरी टीचर को ही देना पड़ता है, इसलिए ये सारी चीज़ें भी जोड़ी गई हैं। इन सारे टॉपिक्स के बारे में, जो नीचे के सारे टॉपिक्स हैं आर्ट और योगा से रिलेटेड, हर एक टॉपिक पर प्रॉपर वीडियो मिलेगी आपको। और आई एम मोर देन 99% श्योर कि जो मैं वीडियो में आपको कंटेंट दूंगा उसी कंटेंट में से पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 99% मैं इसमें श्योर हूँ, फिर भी कह सकता हूँ कि हो सकता है कुछ बाहर से आ जाए, बट आई होप आप बिलीव करेंगे और बने रहेंगे मेरे साथ। और मैं आशा करता हूँ कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे इस एग्ज़ाम में, और जल्द ही KVS या NVS में आप नौकरी पाएंगे और अपने आप को और हमें सबको खुश रखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे बात करेंगे टॉपिक वाइज किसको कहाँ से पढ़ना है, और इवन हम टेस्ट भी बीच बीच में लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।